नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के 200 वन लाइनर को देखने वाले हैं। काफ़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है और एक एक वन लाइनर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत की जाए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके बाद हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी सब्जेक्ट के इस वन लाइनर सीरीज़ को हम प्रतिदिन आपके लिए अपलोड करेंगे और आप इसे ज़रूर देखिएगा क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है प्रकाश वर्ष मात्रक है। पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो याद रखेंगे दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, तो याद रखेंगे 9.46 गुना 10⁻15 मीटर के बराबर एक प्रकाश वर्ष होता है। नेक्स्ट है एक पार्सेक किसके बराबर होता है, एक पार्सेक 3.26, याद रखेंगे 3 दूनी 6 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, जिसे हम लोग 3.08 गुना 10⁻16 मीटर भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो दूरी मापन की जो सबसे बड़ी इकाई है वो याद रखेंगे क्या है, पार्सेक है। एक पीको सेकेंड किसके बराबर होता है, एक पीको सेकेंड 10⁻−12 सेकेंड के बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है, एक माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो याद रखेंगे स्टेरेडियन ठोस कोण की इकाई होती है। एक बार बराबर होता है किसके बराबर होता है, एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, याद रखेंगे। एक न्यूटन किसके बराबर होता है, तो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। एक जूल किसके बराबर होता है, तो एक जूल जो है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। इसे साथियों हम लोग सुपर फास्ट तरीके से देखेंगे ताकि कम समय में आप बेहतर से बेहतर रिवीजन कर सके। नेक्स्ट है कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, याद रखेंगे जूल या न्यूटन मीटर। वेग तथा त्वरण का एसआई मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, याद रखेंगे मीटर प्रति सेकेंड। अगला है एंगस्ट्रम किसकी इकाई है, तो एंगस्ट्रम याद रखेंगे लंबाई की इकाई है। नेक्स्ट है कोणीय वेग की इकाई है, याद रखेंगे रेडियन प्रति सेकेंड। एक एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है, तो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, याद रखेंगे एक एंगस्ट्रम। ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण क्या होता है, तो उसका त्वरण ऋणात्मक होता है। 1 kg राशि का वजन होता है 9.8 न्यूटन। एक वस्तु का जो है भार अधिकतम कहाँ पे होता है, तो याद रखेंगे अधिकतम होगा वायु में। नेक्स्ट है किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे समवेग कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गति का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था। प्रक्षेप पथ होता है किस प्रकार का होता है, तो परवलयाकार होता है, याद रखना है परवलयाकार होता है। रॉकेट का पलायन आधारित होता है, किस पे आधारित होता है, तो न्यूटन के तृतीय गति के नियम पे। गुरुत्वीय त्वरण h का जो मान है वो किसके बराबर होता है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। जी का मान अधिकतम तथा न्यूनतम कहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो जी का मान अधिकतम याद रखेंगे ध्रुव पे होता है और न्यूनतम जो है भूमध्य रेखा पे होता है। जी का मान 0 होता है, कहाँ पे होता है, पृथ्वी के केंद्र पे जी का मान 0 होता है। भू स्थिर उपग्रह स्थित होते हैं 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है, तो याद रखेंगे 24 घंटा होता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा 1/81। नेक्स्ट है चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान होता है, तो याद रखेंगे कितना होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया, सही आंसर न्यूटन ने। पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे आने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, याद रखेंगे घटता जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी तथा सौरमंडल के लिए पलायन वेग का मान होता है, पृथ्वी के लिए याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और याद रखेंगे सौरमंडल के लिए 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और चंद्रमा के लिए आपको बताए 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कन्फ्यूज नहीं होना है, तीनों बता दिए। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी पर उसके भार का होता है, कितना होता है, तो 1/6 गुना होता है। नेक्स्ट है खींचे हुए रबर, खींचे हुए धनुष तथा खींची हुई कमानी में भंडारित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा भंडारित होती है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सुपरफास्ट रिवीजन में आपको करवाए हैं साथियों, सुपरफास्ट रिवीजन वो आता रहेगा और इधर हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा डायनमो। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। नेक्स्ट है फ्यूज तार होता है, फ्यूज तार जो होता है वो कैसा होता है, तो याद रखेंगे प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस पे आधारित होता है, तो पास्कल के नियम पे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है।
ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नर्म लोहे का। अपवर्तनांक सबसे अधिक किस रंग में होता है? तो याद रखेंगे बैगनी रंग में होता है। याद रखेंगे क्या हो जाएगा? बैगनी। नेक्स्ट है अपवर्तनांक सबसे कम किस रंग का होता है? आपको बताए भी हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का। समुद्र की गहराई मापी जाती है। समुद्र की गहराई फेदोमीटर में मापी जाती है। समुद्र की दूरी मापी जाती है। सही आंसर नॉटिकल मील में। नेक्स्ट है कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंग दैर्घ्य द्वारा। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किस में होता है? तो लाल रंग में, और सबसे कम बैगनी रंग में। निर्वात में रेडियो तरंग या प्रकाश तरंग की गति होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल को सबसे पहले ज्ञात किया था, किसने ज्ञात किया था? तो रोमर ने ज्ञात किया था। याद रखेंगे रोमर ने। प्रतिरोध का मात्रक होता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ओम। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पूछा जाएगा कि आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है तो याद रखेंगे वास्तविक और उल्टा। प्राथमिक रंग कहा जाता है किसे हम लोग प्राथमिक रंग कहते हैं? तो याद रखेंगे RBG, रेड, ब्लू और ग्रीन। सामान्य आंख के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं को दूर करने में प्रयुक्त होता है तो याद रखेंगे अवतल लेंस। और दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष को याद रखेंगे उत्तल लेंस। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश किस रूप में संचारित होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परिसर कितना होता है? याद रखेंगे 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम के अपवर्तनांक पे। जिस माध्यम में प्रकाश का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी? उतना ही कम होगा। याद रखेंगे मोस्ट VBI है, उतना ही कम होगा। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो वो है साथियों सूर्य। याद रखेंगे क्या है? सूर्य। किस रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो याद रखेंगे लाल रंग का। क्या हो जाएगा? लाल रंग का। प्रकाश का किसी चिकने एवं चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का किसी अवरोध से टकराकर तथा उसके किनारों पर थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का विवर्तन। समतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? पीछे बनता है। नेक्स्ट है दो समांतर दर्पण के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मोस्ट VBI क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है तो याद रखेंगे अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। मानव शरीर का तापमान होता है तो सेल्सियस में याद रखना है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 और केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या होता है? तो बार होता है। याद रखेंगे क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है तो याद रखेंगे किससे मापा जाता है? बैरोमीटर के जरिए। अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है, सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर से। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो घटता है। याद रखेंगे घटता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है तो याद रखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस पे। वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गोल होती है किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। काफ़ी बार पूछा गया है तो याद रखेंगे किसके कारण? पृष्ठीय तनाव के कारण। साथियों वीडियो अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। जल्द से जल्द साथियों 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दे। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरना किसको प्रदर्शित करता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? आंधी तूफान आने का। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरना प्रदर्शित करता है तो याद रखेंगे वर्षा होने का, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना यानी दिन साफ रहने का। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे गिरना आंधी तूफान, अचानक नीचे गिरना, धीरे धीरे गिरना वर्षा होने का, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना दिन साफ होने का। सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केल समान मान प्रदर्शित करता है तो -40 डिग्री सेल्सियस पे। नेक्स्ट है सेकेंडी लोलक का आवर्तकाल होता है, सही आंसर 2 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 2 सेकेंड। अगला है आवृत्ति और आवर्तकाल के गुणनफल का मान होता है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 होता है। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है ठोसों में और न्यूनतम होती है गैसों में। ध्वनि किस प्रकार की तरंग है? तो ध्वनि जो है याद रखना है अनुदैर्घ्य तरंग है। सभी टॉपिक साथियों इसमें शामिल किया गया है। प्रकाश तरंग होती है तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है तो याद रखेंगे डेसिबल। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा या 332 मीटर प्रति सेकेंड। जिस प्रकार से पूछे उस प्रकार से आप उत्तर दीजिएगा। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का तारत्व जो है वो आवृत्ति पे निर्भर करता है।
सोचिए साथियों, लगभग जो है 250 प्लस एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। ये एमसीक्यू ही है, एक प्रकार का इसे आप एमसीक्यू भी मान सकते हैं, क्योंकि समय आपका बचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपका क्वेश्चन रिवाइज हो जाएगा। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर इसका तारत्व होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक होता है। अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? तो पतली होती है। याद रखेंगे किस प्रकार की होती है? पतली। ध्वनि की आवृत्ति कम होने पर इसका तारत्व होता है कम। कम आवृत्ति वाली ध्वनि किस प्रकार की होती है? मोटी होती है। यदि मैक संख्या का मान 1 है तो इसका अर्थ है कि पिंड की चाल ध्वनि के चाल की क्या है? बराबर है। याद रखेंगे क्या है? बराबर है। यदि मैक संख्या का मान 2 है, इसका अर्थ है कि ध्वनि की चाल क्या है? दुगुनी है। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो पिंड की चाल क्या कहलाती है? याद रखेंगे पराध्वनिक कहलाती है। यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक। याद रखेंगे क्या कहलाती है? अति पराध्वनिक। नेक्स्ट है, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, लोहे में ध्वनि की चाल होती है, याद रखेंगे 5130 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे माइक्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से की जाती है? तो हाइड्रोफोन से की जाती है। ध्वनि को दूर स्थान तक ले जाने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मेगाफोन कहलाता है। ध्वनि को किस यंत्र से रिकॉर्ड किया जा सकता है? सही आंसर हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। कान पर सुनी गई ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर कितने समय तक रहता है? सही आंसर 1/10 सेकेंड। साधारण बातचीत में ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 40 से 60 डेसिबल। 0 डिग्री पर शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकेंड। हमारे हृदय के धड़कन की आवृत्ति किस प्रकार के यांत्रिक तरंगों के समान होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा अवश्रव। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। काफ़ी बार पूछा है, वीवीआई लगा लेंगे। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। याद रखेंगे बढ़ेगा। प्रतिध्वनि यानी इको सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर होनी चाहिए। याद रखना है। अस्थायी तथा अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। अस्थायी नर्म लोहा से और अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाया जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है कि पृथ्वी के भौगोलिक तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? तो 18 डिग्री होता है। ठोस का चमकना तथा मृग मृचिका का बनना का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पानी के अंदर हवा का बुलबुला कार्य करता है, अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने की मशीन कार्य करती है। तो बीपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अपकेंद्री बल के सिद्धांत पे। लालटेन की बत्ती के तेल का ऊपर चढ़ना तथा ब्लॉटिंग पेपर का स्याही सोखने का कारण क्या है? तो केशिक तत्व है। याद रखना है कैपिलरी है। नेक्स्ट है, तड़ित चालक बनाया जाता है, तो तांबा का बनाया जाता है तड़ित चालक। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया है। कार्बन सिलिका जर्मेनियम उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो अर्धचालक का उदाहरण है। याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर वह सदैव रुकती है, तो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर। परमाणु बम आधारित है, तो परमाणु बम याद रखना है नाभिकीय विखंडन पे आधारित है परमाणु बम। और हाइड्रोजन बम पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन सिद्धांत पे आधारित है। चुंबकत्व समाप्त हो जाता है यदि चुंबक को हथौड़े से पीटा जाए या गर्म करने पे जो है चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। जीवों के अवशेषों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग के द्वारा। पुरानी चट्टानों तथा निर्जीव पदार्थों की आयु जो ज्ञात की जाती है किसके द्वारा? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा ज्ञात की जाती है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया के नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई लगा लेंगे। पहाड़ों पर खाना देर से पकता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से जल का क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। रेडियोधर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है वो हेनरी बेकुरल के द्वारा किया गया था। ज्योति फ्लक्स तथा शक्ति का मात्रक है, तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन है और शक्ति का मात्रक काफ़ी बार पूछा गया है वाट है। याद रखेंगे क्या है? वाट है। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि का कारण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि तरंग का परावर्तन। पारा का हिमांक तथा क्वथनांक होता है, हिमांक होता है 39 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 357 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के प्रकाश में प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बैगनी रंग का होता है। लॉ ऑफ प्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि?
दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, घट जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में प्रयुक्त दर्पण होता है, तो याद रखेंगे उत्तल दर्पण होता है। दंत चिकित्सक द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है, तो याद रखेंगे अवतल दर्पण होता है। साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है, तो व्यतिकरण। याद रखेंगे क्या कारण है, व्यतिकरण। बादल वायुमंडल में तैरते हैं कम घनत्व के कारण, जो है बादल वायुमंडल में तैरते हैं। एक्स किरण की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी खोज जो है रोंटजन के द्वारा 1895 ईस्वी में की गई थी। कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। बादलों की दिशा या गति मापने वाला यंत्र कहलाता है, तो नेफोस्कोप कहलाता है। याद रखेंगे। पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, यदि बर्फ का टुकड़ा पूरा पिघल जाए तो पानी के सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो अपवर्तित रहेगा, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। जब एक गैस के पात्र में दाब बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, अपवर्तित रहेगा। याद रखना है, सही आंसर क्या हो जाएगा, अपवर्तित रहेगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक का समय क्या होगा, बीबीआई लगा ले, 2 गुना हो जाएगा। याद रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुना। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को क्या कहा जाएगा, तो इसे हम लोग प्रत्यानयन बल कहेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल। ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि ताप का एसआई तथा सीजीएस मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक होता है केल्विन और सीजीएस में हम लोग सेल्सियस कहते हैं। दाब की बीमा होती है तो ml-1 T-2 होती है। याद रखेंगे। बल का एसआई मात्रक तथा सीजीएस मात्रक होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और सीजीएस में डाइन कहा जाता है। बल, बल आघूर्ण, भार, वेग, समवेग, त्वरण तथा विस्थापन सदिश राशियां हैं। याद रखेंगे क्या हैं, सदिश राशियां हैं। ऊर्जा, कार्य, दूरी, मात्रा, लंबाई, आयतन तथा क्षेत्रफल अदिश राशियां हैं। याद रखेंगे। नेक्स्ट है पृष्ठीय तनाव, पृष्ठीय ऊर्जा तथा बल प्रवणता की बीमा होती है, क्या होती है, तो ml0 T-2 होती है। याद रखेंगे। यदि किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है तो उसका भार चंद्रमा पर क्या होगा, तो चंद्रमा पर उसका भार क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। याद रखेंगे कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। नेक्स्ट है यदि किसी मनुष्य का द्रव्यमान पृथ्वी पर 70 केजी है तो उसका चंद्रमा पर द्रव्यमान क्या होगा, तो द्रव्यमान नहीं बदलेगा, 70 केजी ही रहेगा। याद रखेंगे। किसी वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो चाल आधी करने पर गतिज ऊर्जा काफ़ी बार पूछा जा चुका है, 1/4 हो जाएगी। यदि किसी वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है, तो आपको पता ही होगा, E = mc², जिसमें C जो है आपका याद रखना है निर्वात में प्रकाश की चाल को दर्शाता है और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को जिस सिद्धांत के नाम से जाना जाता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग सापेक्षता का सिद्धांत कहेंगे। प्लाज्मा द्रव की वह अवस्था होती है जिसमें पदार्थ के परमाणु होते हैं उच्च ताप पर आयनित अवस्था में। नेक्स्ट है कांच किस प्रकार का ठोस है, तो कांच जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। सर्वाधिक आघातवर्धनीय ठोस कौन सा है, तो सोना है। याद रखना है, सोना। अत्यधिक तन्यता वाला जो है आपका ठोस पदार्थ कौन सा है, तो क्वार्ट्ज या प्लेटिनम। नेक्स्ट है सर्वाधिक भंगुर ठोस पदार्थ कौन सा है, तो सर्वाधिक जो है वो है टंगस्टन। भारत में मीट्रिक पद्धति अपनाई गई थी, वर्ष 1957 ईस्वी में अपनाई गई थी। लंबाई के मात्रक मीटर को प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के पदों में परिभाषित कब किया गया था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1960 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे छोड़ देते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सूक्ष्म जीवों की लंबाई मापी जाती है, माइक्रोन में मापी जाती है। अति सूक्ष्म जीवों की मात्रक है, एंगस्ट्रम है। नेक्स्ट है परमाणुओं के नाभिक का व्यास मापने की इकाई को हम लोग क्या कहेंगे, तो फर्मी या मीटर से हम लोग इसकी इकाई को मापेंगे। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी है, तो क्वार्ट्ज घड़ी है। वैद्युत धारा का मात्रक है, तो वैद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर है। किसी वस्तु की अपेक्षा दूसरी वस्तु के वेग को कहते हैं सापेक्ष वेग। याद रखेंगे क्या कहेंगे, सापेक्ष वेग। नेक्स्ट है वित्तीय गति करते हुए कण द्वारा 1 सेकेंड में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, तो कोणीय वेग कहलाता है। याद रखेंगे, VVI लगा लेंगे इस प्रश्न को, अच्छा क्वेश्चन है। कोणीय वेग का संकेत क्या होता है, तो ओमेगा से हम लोग इसे डिनोट करते हैं। किसी पिंड के वेग में होने वाले परिवर्तन की दर क्या कहलाती है,
तो याद रखेंगे इसे हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है? तो वेग बढ़ने से त्वरण का मान क्या होता है? धनात्मक होता है। किसी पिंड के वेग में परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो तो पिंड में उत्पन्न त्वरण को क्या कहेंगे? तो हम लोग इसे मंदन कहेंगे। याद रखेंगे, VVI लगा लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। साथियों 200 से ज़्यादा वन लाइनर आपको बता रहे हैं, इस वीडियो को एक बार जरूर रिपीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, स्टेशन के समीप आती हुई गाड़ी में त्वरण उत्पन्न होता है या मंदन? इसमें साथियों मंदन उत्पन्न होता है। आइजैक न्यूटन ने गति के अपने 3 नियमों का प्रतिपादन जिस ग्रंथ में किया उसका नाम क्या था? तो प्रिंसिपिया था। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो क्या है? जड़त्व के नियम से जानते हैं न्यूटन के प्रथम नियम को। न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम को किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। आपको पता ही होगा, ये नियम कहता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिकूल प्रतिक्रिया होती है। किसी पिंड को दिया गया आवेग बराबर होता है पिंड में उत्पन्न संवेग परिवर्तन के। नेक्स्ट है, त्वरित गति से ऊपर चढ़ते हुए लिफ्ट में हमें अपना भार कैसा महसूस होगा? तो बढ़ा हुआ महसूस होगा। उतरते समय जो है घटा हुआ महसूस होगा। जब लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो उसमें बैठे व्यक्ति का भार कैसा होगा? शून्य होगा। तीनों साथियों जो है आपको लिख दिया गया है, किसी प्रकार से पूछे आसानी से उसका उत्तर दे पाइएगा। चंद्रमा पर किसी पिंड के भार या द्रव्यमान में से अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो द्रव्यमान जो है आपका अपरिवर्तित रहेगा। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है? तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। पृथ्वी की ओर किसी वस्तु के गिरने से उसका वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। याद रखेंगे, बढ़ जाता है। अभिकेंद्र बल बराबर होता है F बराबर mv²/r के बराबर होता है। नेक्स्ट है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर है। कोणीय वेग और उसकी त्रिज्या के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रेखीय वेग कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल का परिमाण क्या होता है? नियत रहता है। अभिकेंद्रीय बल की दिशा निरंतर बदलती रहती है। किस बल के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभिकेंद्रीय बल। वृत्तीय मार्ग पर चलते हुए किसी वस्तु पर परिधि की ओर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग अपकेंद्रीय बल कहते हैं। सर्कस में एक झूले से दूसरे झूले पर जाना किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो जड़त्व आघूर्ण का है। याद रखेंगे किसका है? जड़त्व आघूर्ण का। बर्फ पर जो स्केटिंग करना आसान होता है, ये किसका उदाहरण है? ये भी जड़त्व आघूर्ण का है। SI पद्धति में जड़त्व आघूर्ण का क्या मात्रक है? तो kg मीटर स्क्वायर। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, झूले पर झूलती हुई लड़की के खड़े हो जाने से आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो आवर्तकाल कम हो जाएगा। याद रखेंगे। यदि लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। किस गति के कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो इसे हम लोग आवृत्ति गति कहते हैं। किस बल के कारण पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है? तो गुरुत्व बल के कारण। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय बल की प्रकृति सदैव होती है तो आकर्षण की। पृथ्वी पर किसी वस्तु के पलायन वेग का मान आपको पहले भी बताया 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। आदर्श मशीन वह है जिसकी दक्षता की मात्रा होती है 100%। भौतिक तुला कार्य करता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो ये आघूर्ण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो शक्ति का मात्रक है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? तो 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 10⁻6 वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3 × 10⁻6 जूल होता है। एक अश्व शक्ति आपको बताए 746 वाट। बल और औसत वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग शक्ति कहते हैं। पृथ्वी तल पर वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। सर्वप्रथम वायुमंडलीय दाब की गणना किसके द्वारा की गई थी? तो वॉन म्यूरिक के द्वारा की गई थी। किसी बल के कारण द्रव में डूबी हुई कोई वस्तु हल्की प्रतीत होती है, किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। नेक्स्ट है, किसी वस्तु के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व कहते हैं। किसी गुब्बारे का वायु में उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वायु के उच्छेद के सिद्धांत पर आधारित है। किन्हीं दो वस्तुओं के घनत्व के अनुपात को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। अपेक्षिक घनत्व कहा जाता है। साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल में
डूबा रहता है। याद रखना है, जल में डूबा रहता है, ये पूछा गया है। सही आंसर 11/12 भाग। साधारण जल में तैरने वाले बर्फ के टुकड़े का कितना भाग जल के ऊपर रहता है? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1/12 भाग। जब कोई जहाज जल की सतह पर तैरता है तो विस्थापित जल का द्रव्यमान कितना होता है? तो सही आंसर जहाज के द्रव्यमान के बराबर होता है। लोहे के एक टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा जल में क्या होता है? याद रखेंगे, कम होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ की तीनों अवस्था ठोस, द्रव तथा गैस में किसमें श्यानता नहीं होती है? सही आंसर इसका हो जाएगा ठोस में। द्रवों की श्यानता पर ताप वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है? सही आंसर ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाती है। गैसों की श्यानता ताप से किस प्रकार प्रभावित होती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ताप बढ़ने पर श्यानता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, पॉइज क्या है? तो पॉइज जो है श्यानता गुणांक का मात्रक है। वर्षा की बूंद की चाल किस घटक पर निर्भर करती है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा बूंदों की त्रिज्या पर। पेंटगन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पेंटगन जो होता है वो बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। रबर और स्टील में कौन अधिक प्रत्यास्थ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? सही आंसर क्या हो जाएगा? संपीड्यता। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? सही आंसर ससंजक बल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल को क्या कहेंगे? आसंजक बल कहेंगे। वह कौन सा बल है जिसके कारण किसी द्रव की बूंद संपर्क में आते ही मिलकर एक हो जाती है? मोस्ट VVI क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ससंजक बल। स्याही कागज पर क्यों चिपक जाती है? आसंजक बल के कारण। उस ताप को क्या कहते हैं जिस पर किसी द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है? क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप। कार एवं अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो जल का प्रयोग किया जाता है। अगला है, कार एवं अन्य वाहनों के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए जल का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण। उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर कोई ठोस पिघलती है? तो उसे ठोस का गलनांक कहते हैं। किसी द्रव के उस नियत ताप को क्या कहते हैं जिस पर वह उबलने लगता है? सही आंसर द्रव का क्वथनांक कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठीय तनाव। ऊष्मा के संचरण की कितनी विधि है? तो 3 विधि है, संवहन, चालन और विकिरण। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा ही जाएगा, तो ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। ऊष्मा संचरण की वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ के कण स्वयं स्थानांतरित होते हैं क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग संवहन कहते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। यह व्यक्तित्व जो है किसका नियम कहलाता है? तो किरचॉफ का नियम कहलाता है। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार कौन था? तो डेवर था। डेवर फ्लास्क क्या है? तो थर्मस फ्लास्क का ही दूसरा नाम है डेवर फ्लास्क। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार किसने किया था? तो सेल्सियस ने किया था। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री। और आपको भाप बिंदु यानी क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट पैमाने पर हिमांक बिंदु कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और र्यूमर पर कितना होता है हिमांक? 0 डिग्री र्यूमर। और पूछा जाता है क्वथनांक कितना होता है? तो 80 डिग्री र्यूमर। और केल्विन पैमाने पर पूछा जाए भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 373 केल्विन। केल्विन पैमाने पर 0 डिग्री केल्विन को क्या कहते हैं? तो परम शून्य कहते हैं, याद रखेंगे। ऐसे तापमापी जो बहुत उच्च ताप का मापन करने में उपयोग में लाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे हम लोग उतापमापी कहते हैं। प्रकाश कण के रूप में एक सीधी रेखा में गमन करता है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? इसे हम लोग न्यूटन का कनिका सिद्धांत कहते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है? तो उस वैज्ञानिक का नाम है हाइगेंस। नेक्स्ट है, उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो मैक्सवेल। वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने यह प्रतिपादित किया कि प्रकाश छोटे छोटे बंडलों के रूप में गमन करता है जिसे फोटोन कहते हैं? तो आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। प्रकाश तरंगे कौन से गुण प्रदर्शित करती है? तो ध्रुवन। याद रखेंगे क्या? ध्रुवन। नेक्स्ट पूछा जाता है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण आपको याद रखना है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। यानी याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा, और जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो चंद्र ग्रहण लगेगा। कंफ्यूज नहीं हो रहा है। किस प्रकाशीय घटना के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की घटना के कारण। दो समान प्रकाश के आवेशों में किस प्रकार का बल काम करता है? तो प्रतिकर्षण बल काम करता है। दो विपरीत प्रकार के
आदेशों के बीच किस प्रकार का बल कार्य करता है? तो आकर्षण बल कार्य करता है। यदि किसी परिपथ में धारा की एक ही दिशा हो तो उस धारा को क्या कहेंगे? तो उसे हम लोग दिष्ट धारा कहेंगे। यदि किसी परिपथ में धारा की दिशा लगातार बदल रही हो तो इस प्रकार की धारा को क्या कहेंगे? इसे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। टॉर्च में प्रयुक्त शेल कौन सा होता है? तो प्राथमिक शेल होता है। वोल्टीय शेल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो एलेक्जांद्रो वोल्टा के द्वारा किया गया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब में अक्रिय गैस भरी जाती है टंगस्टन धातु का वाष्पीकरण रोकने के लिए। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी होती है। तो ये साथियों फिजिक्स के जो है 200 से 300 वन लाइनर आपको बता दिए। इस वीडियो को 2 बार रिपीट कर लीजिएगा और आसानी से अगर ये प्रश्न पूछता है तो आप उसका उत्तर दे पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित तथ्यों को देखेंगे और इस वीडियो का साथियों पीडीएफ आपको नाम नॉलेज हब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सभी लोग वहां पे ज्वाइन हो जाएं और पीडीएफ से एक बार और रिवीजन कर लें। और नोट्स लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए और अंत समय में नोट्स से काफ़ी मदद आपको मिलेगा आपके एग्जाम में। मिलते हैं ऐसे ही शानदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों और ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए साथियों, धन्यवाद।